नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से ब्रेन रूट क्लासेस के अंदर। दोस्तों, आज के इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे वेटलैंड इकोसिस्टम के बारे में। क्या आपने कभी सोचा है कि बाढ़ का इतना सारा पानी अचानक कहाँ गायब हो जाता है, या गंदा पानी अपने आप साफ कैसे हो जाता है? कुदरत के पास अपने फिल्टर और स्पंज हैं, जिन्हें हम कहते हैं वेटलैंड, यानी कि आर्द्र भूमि। आज हम इस दलदली जमीन का पोस्टमार्टम करेंगे। आज हम समझेंगे कि क्यों हर दलदल झील नहीं होती और क्यों रामसर कन्वेंशन दुनिया के लिए इतना जरूरी है। सबसे पहले देखते हैं वेटलैंड की डेफिनेशन को। दोस्तों, वेटलैंड वो इलाके हैं जो सूखी जमीन और गहरे पानी के बीच के बॉर्डर हैं, यानी ये न तो पूरी तरह सूखा मैदान है और न ही गहरा समंदर। रामसर कन्वेंशन के अनुसार इनकी एक फिक्स परिभाषा है, और इस परिभाषा के अकॉर्डिंग चाहे वो दलदल हो, कीचड़ हो या पानी हो, चाहे कुदरती हो या इंसानों का बनाया हुआ तालाब हो, बस एक शर्त है, अगर वह समंदर का पानी है तो लो टाइड के समय उसकी गहराई 6 मीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ये जो डेफिनेशन है ये रामसर कन्वेंशन के अकॉर्डिंग है। दोस्तों, यहाँ पे ध्यान रखिए, ये जो 6 मीटर की लक्ष्मण रेखा है यही तय करती है कि वो वेटलैंड है या गहरा समुद्र। अब एक और सवाल उठता है कि वेटलैंड को कैसे पहचाने। इसके 3 पक्के सबूत हैं। पहला सबूत है वाटर लॉगिंग का, बढ़ते मौसम में कम से कम 7 दिन तक पानी जमा रहे। दूसरा है हाइड्रोफाइट्स, यहाँ वो पौधे मिलते हैं जो पानी में रहने के आदी होते हैं। और तीसरा है हाइड्रिक सॉइल्स, यहाँ की मिट्टी में ऑक्सीजन की भारी कमी होती है, यानी कि 7 दिन का वाटर लॉगिंग होना चाहिए। हाइड्रोफाइट्स के साथ यहाँ पे हाइड्रिक सॉइल होनी चाहिए। अब एक सवाल उठता है कि वेटलैंड और लेक्स के अंदर फर्क क्या है। दोस्तों, लोग अक्सर झील और वेटलैंड में कंफ्यूज हो जाते हैं। इसका लॉजिक समझिए। झील गहरी होती है जबकि वेटलैंड उदला होता है। झीलों के अंदर फाइटोप्लैंक्टन मुख्य खाना होते हैं, लेकिन वेटलैंड्स के अंदर डिट्राइटस यानी गला सड़ा कचरा ही पूरी फूड चेन का आधार होता है। और यही वो वजह है जिसकी वजह से वेटलैंड जो हैं झीलों से ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं। अगर बात करें रामसर साइट्स और नेशनल इंपॉर्टेंस के बारे में, भारत में किसी वेटलैंड को खास दर्जा कब मिलता है, इसके कुछ कड़े नियम हैं। अगर वहां पे कोई दुर्लभ प्रजाति रहती हो, कोई रेयर स्पीसीज रहती हो, अगर वहां पे 20,000 से ज्यादा पक्षी आते हो, या फिर वो मछलियों के अंडे देने की सबसे इंपॉर्टेंट जगह हो, इन्हीं सब के आधार पर वेटलैंड को इंडिया के अंदर खास दर्जा मिलता है। अब बात करते हैं वेटलैंड के फंक्शंस के बारे में। दोस्तों, वेटलैंड्स को धरती का गुर्दा इनको कहा जाता है। इसके पीछे लॉजिक क्या है? पहला लॉजिक ये है कि ये गंदे पानी से कचरा सोख कर उसे साफ करते हैं। दूसरा, ये जो है पानी की रफ्तार कम करके बाढ़ को रोक देते हैं। और थर्ड जो है, ये ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करते हैं। और अगर लास्ट पॉइंट की बात करें, ये कार्बन को सोख कर ग्लोबल वार्मिंग को कम करते हैं। अगर भारत के हाल के ऊपर नजर डालें, भारत के पास लगभग 27,000 वेटलैंड्स हैं। देश का करीब 4.6% हिस्सा वेटलैंड है। दोस्तों, यहाँ पे हैरानी की बात यह है कि हमारे वेटलैंड्स का 70% हिस्सा धान की खेती यानी धान के खेतों के नीचे है। दोस्तों, आज भारत के अंदर 98 रामसर साइट्स हैं जो इंटरनेशनल लेवल पर अपनी पहचान रखती हैं। पहले ये संख्या जो है 96 थी। अभी रिसेंटली 30 जनवरी 2026 को 2 नई साइट्स इसके अंदर ऐड हुई हैं। उसके बाद जो है ये संख्या बढ़कर 98 हो चुकी है। ये जो 2 नई साइट ऐड हुई हैं, इनके अंदर एक जो है गुजरात के अंदर है, जिसका नाम है छारी डांड, ये कच्छ रीजन के अंदर लाई करती है। दूसरी जो है पटना बर्ड सेंचुरी, ये उत्तर प्रदेश के अंदर है। तो ऐसे इन दोनों को मिला के एट प्रेजेंट इंडिया के अंदर 98 रामसर साइट्स हैं। लेकिन दोस्तों, ये जो गुर्दे हैं, ये जो धरती के लंग्स हैं, ये खराब हो रहे हैं। और इनका रीजन है प्रदूषण और अवैध कब्जा। और साथ साथ जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है वो इन सबको निगल रहा है। अगर हमें वेटलैंड्स को बचाना है तो अफोरेस्टेशन यानी कि पेड़ लगाना और जागरूकता जो है वो एकमात्र रास्ता है। दोस्तों, यहाँ पे हमने वेटलैंड्स की डेफिनेशन देख ली है, इनको कैसे पहचाने वो भी हमने देखा। वेटलैंड और लेक के बीच का फर्क हमने देखा। वेटलैंड के क्या फंक्शन होते हैं और भारत के अंदर कितना हिस्सा वेटलैंड का है, इन सबको हमने जाना। यानी कि दोस्तों, अब तक हम देख चुके हैं कि कुदरत ने हमें क्या दिया, लेकिन सवाल यह है कि हमने उन तोहफों को बचाने के लिए क्या किया। सिर्फ रामसर जपने से काम नहीं चलेगा। हमें अपने देश के उन सख्त कानून को समझना होगा जो तय करते हैं कि कौन सा तालाब बचेगा और कौन सा जो है मिट्टी में मिल जाएगा। अब हम बात करेंगे एनएलसीपी और एनडब्ल्यूसीपी के बारे में, और इसके बाद देखेंगे 2017 के वो नियम जिन्होंने वेटलैंड की पूरी परिभाषा ही बदल दी है। सबसे पहले डिस्कस करते हैं एनएलसीपी 2001 को। एनएलसीपी यानी कि नेशनल लेक कंजर्वेशन प्लान। साल 2001 के अंदर मंत्रालय ने एनएलसीपी शुरू किया। इसका सीधा सा मकसद था शहरों और कस्बों की उन झीलों को बचाना जिनमें सीवेज का गंदा पानी गिर रहा था। अब सवाल उठता है, इस प्रोग्राम के तहत कौन कौन से काम हुए,
पहला जो काम था वो था प्रदूषण को रोकना, गंदे पानी का रास्ता मोड़ना। दूसरा जो काम था झील की सफाई करना, यानी कि इन सीटू क्लीनिंग करना, जैसे कीचड़ निकालना और घास को हटाना। तीसरा जो काम था वो था किनारों को मजबूत करना और वहां पे हरियाली को बढ़ावा देना, और साथ साथ जो है जनता को जागरूक करना। एनएलसीपी के बाद बात करते हैं एनडब्ल्यूसीपी के बारे में, यानी कि नेशनल वेटलैंड्स कंजर्वेशन प्रोग्राम। दोस्तों, झीलों के लिए प्लान 2001 के अंदर आता है, लेकिन वेटलैंड के लिए सरकार जो है 1985-86 के अंदर ही जाग जाती है। मंत्रालय ने जो 115 ऐसे वेटलैंड्स की पहचान की जिन्हें तुरंत मदद चाहिए थी। यहाँ पे सेंटर और जो स्टेट है उनका काम बटा हुआ है। केंद्र सरकार पैसे देती है, गाइडलाइंस बनाती है और इंटरनेशनल लेवल पर बात करती है, लेकिन असली रखवाली की जिम्मेदारी होती है राज्य सरकारों की, क्योंकि इंडिया के अंदर जो लैंड है वो एक स्टेट सब्जेक्ट है, यानी जमीन के जो कानून है वो स्टेट बनाती हैं। दोस्तों, हमने एनएलसीपी और एनडब्ल्यूसीपी को देखा। अब आता है कहानी के अंदर ट्विस्ट। 2017 में नए नियम आए जिन्होंने 2010 के नियमों की जगह ली थी। सबसे बड़ा बदलाव क्या था? वो था डिसेंट्रलाइजेशन, यानी सारी ताकत अब राज्यों के पास चली गई थी। इसके तहत राज्यों को अपनी झीलें और वेटलैंड्स की खुद लिस्ट बनानी होगी। केंद्र की जो रेगुलेटरी अथॉरिटी थी उसको हटाकर सिर्फ एक सलाह देने वाली कमेटी बना दी गई, यानी कि नेशनल वेटलैंड कमेटी बनाई गई। और साथ साथ जो है वाइज यूज, यानी कि समझदारी से इस्तेमाल करने का सिद्धांत भी अपनाया गया। दोस्तों, ये जो 2017 के नए नियम आए थे ये अपने साथ कुछ खामियां भी लेके आए। 2017 के नियम जहां पे ताकत देते थे वहीं एक बड़ा खतरा भी लेके आए। रामसर की परिभाषा के मुकाबले हमारे नए नियमों ने बहुत कुछ बाहर कर दिया था। नए नियमों में नदी के चैनल, धान की खेती और पीने के पानी के टैंक, इन्हें जो है वेटलैंड की गिनती से बाहर कर दिया गया था। दोस्तों, लॉजिक को देखिए, अगर ये वेटलैंड नहीं है तो इनकी सुरक्षा का कोई मतलब भी नहीं है। जानकारों का मानना है कि इस नई परिभाषा के अकॉर्डिंग देश के 65% वेटलैंड जो है अपनी पहचान खो देंगे। इसके अलावा एनजीटी में अपील करने का रास्ता जो है अब वो भी मुश्किल हो गया है। लेकिन दोस्तों, सब कुछ बुरा नहीं है। 2015 में सरकार ने झीलों और वेटलैंड्स के प्लान को मिलाकर एक नया मिशन शुरू किया, जो कि था एनपीसीए, यानी कि नेशनल प्लान फॉर कंजर्वेशन ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम। मकसद बिल्कुल साफ था, काम में तालमेल हो और बार बार एक ही काम पर पैसा खर्च न हो। और लेटेस्ट खबर यह है कि 2023 के अंदर अमृत धरोहर स्कीम जो है इसको बजट के अंदर ऐलान किया जाता है। इसमें सरकार का फोकस है कि लोकल कम्युनिटी यानी आम जनता पर स्थानीय लोगों को वेटलैंड से जोड़ा जाए, इको टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाए और साथ साथ जो कार्बन स्टोरेज को बढ़ाना भी इसका एक लक्ष्य था। तो दोस्तों, आखिर में बात वही है कि ये वेटलैंड सिर्फ गंदा पानी या दलदल नहीं है, ये हमारी धरती के किडनी है जो हमारे पर्यावरण को फिल्टर करते हैं और उसे जिंदा रखते हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि हम विकास की अंधी दौड़ में इन्हें कंक्रीट से भरते जा रहे हैं। याद रखिए, अगर ये वेटलैंड खत्म हुए तो न सिर्फ परिंदे अपना घर खोएंगे बल्कि हम अपना वाटर टेबल यानी पीने का पानी भी खो देंगे। दोस्तों, अगर आपको ये एनवायरमेंट सीरीज पसंद आ रही है तो ब्रेन रूट्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इस वीडियो को शेयर करें ताकि लोग अपनी प्रकृति की अहमियत को समझ पाए। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।